हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं 10th क्लास की साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। ठीक है, ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है मेटल और नॉन मेटल, तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। ये मैंने आपको जो है फर्स्ट चैप्टर में भी कराया था, या मैं कहूँ कि बेसिक में कराया था। मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं, जो बाहरी शेल आती थी उसमें क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम मेटल कहते हैं। पहली इनकी जो अपीयरेंस है। दूसरी क्या रहेगी, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जैसे आपने कंपाउंड बनाए हैं Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव, उसके बाद Fe2 पॉजिटिव। तो ये सब पॉजिटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेटल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज में है ना, ये सब मेटल है। जो नेगेटिव चार्ज में है जैसे Cl नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा मेटल्स। मेटल्स हम किसे कहेंगे, दोज एलिमेंट्स या फिर एटम ऑफ विच कंटेन लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट जो 4 से कम इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हो, कहाँ पर, इन देयर आउटरमोस्ट शेल, एंड विच बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और उसको लूज करने के बाद, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो कैसा बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हमने लिया है सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कितना होगा, 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे अब हम इसकी, तो K, L, M, ये शेल्स चलती जाती हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर कितने आए, 8, 8 + 2 10 थे, कितने इलेक्ट्रॉन, 11। 10 तो कंज्यूम हो चुके हैं, तो 1 आया यहाँ पर। यही बन गई इसकी आउटर मोस्ट शेल। जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए वही क्या बन जाती है, आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि स्टेबल होने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 8। अब इसके पास 2 कंडीशन है, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, क्योंकि 8 चाहिए ना इसको, एक तो इसके पास खुद का है, और तो 8 करने के लिए इसको कितने की जरूरत है, 7 की। तो या तो ये अपना जो है 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या फिर ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन देना तो आसान है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेना आसान नहीं है। तो क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जितना कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ना, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव। बाई चांस यहाँ पर 2 करता तो 2 पॉजिटिव आ जाता, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता 3 पॉजिटिव आ जाता, एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नॉन मेटल की, कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स आर दो सब्सटेंस या फिर एटम ऑफ विच पोसेस 4 और मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो मेटल, और आउटर मोस्ट शेल में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नॉन मेटल। एंड विच बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म नेगेटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड नॉन मेटल। और ये क्या करते हैं भाई, मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, वे अपना डोनेट कर रहे हैं, अब लेगा कौन उसे, नॉन मेटल लेगा। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद कैसा चार्ज ऑब्टेन करते हैं, नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे हम 2, 8, 7। ये K शेल, L, M। तो यहाँ पर M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब चाहिए कितने थे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अब या तो ये अपने साथ किसी को दे, या फिर किसी से 1 ले।
अब यहाँ पर एक लेना ज़्यादा आसान है, 7, सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन कम होंगे ना, तो अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर देगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो गेन कर लेगा। अब यहाँ पर 7 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। और कितना गेन किया इसने, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या आ गया, 1 नेगेटिव चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो 2 नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो 3 नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी में भी कर लेते हैं। धातुएं क्या होती हैं, वे तत्व जिनके परमाणु के बाह्यतम कोश मीन्स आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर धन आयन बनते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु क्या रहेगी, वे तत्व जिनके परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या इससे अधिक, यहाँ पर क्या है, अधिक हो, तो अधिक हो और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। इन्होंने कैसा बनाया था, धन आयन, ये बना रहे हैं ऋण आयन, तो ऐसों को हम क्या बोलेंगे, अधातु। फिर उसके बाद है डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी। डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, जो मेटल होते हैं ये मेटल की ही प्रॉपर्टी होती है। डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है, तन्यता, और मैलेबिलिटी क्या होती है, आघातवर्ध्यता। ठीक है, डक्टिलिटी में क्या होता है कि मेटल को ना हम खींच कर, ये अगर मेटल है इसको खींच कर लंबी तार बना देंगे। और मैलेबिलिटी में क्या होता है, मैलेबिलिटी में मेटल को पीट कर पतली चादर बना देंगे, यही है हमारी मैलेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर। क्या है यहाँ पर, प्रॉपर्टी है मेटल की, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से दे कैन बी स्ट्रेच इनटू थिन वायर, जो मेटल्स है वो स्ट्रेच करके खींच कर किस में बदल जाएंगी, थिन वायर में, उसे हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। जैसे गोल्ड ले लीजिए आप, सिल्वर ले लीजिए, ये सब क्या है, डक्टाइल मेटल है, इन्हें खींचकर हम तार बना सकते हैं, पतली पतली तारें बना सकते हैं, बहुत पतली बना सकते हैं। मैलेबिलिटी, आघातवर्ध्यता, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। हैमर्ड मीन्स इनको पीट कर, इनकी पिटाई करके किस में चेंज किया जाएगा, थिन शीट्स में, इसको हम क्या बोलेंगे, मैलेबिलिटी। तो देखिए तन्यता और आघातवर्ध्यता क्या है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर लंबी तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता। ठीक है, धातुओं का वो गुण जिसके कारण, जिसे खींचकर हम क्या कर सकते हैं, लंबी तार बना सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, तन्यता। और आघातवर्ध्यता क्या है, धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यहाँ पर खींचकर लंबी तारों के रूप में और यहाँ पर पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे हम कहेंगे आघातवर्ध्यता। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद है मेटालिक लस्टर। नेक्स्ट हमारा है, तो मेटालिक लस्टर क्या है, द सरफेस ऑफ द, लस्टर का मतलब होता है चमक, शाइनिंग। द सरफेस ऑफ द प्योर मेटल शाइन्स इन अ कैरेक्टरिस्टिक मैनर एंड कलर, दिस शाइनिंग इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। ये क्या कह रहा है कि जो धातुओं की सतह होती है ना, उस पर वो क्या होती है, एक विशेष प्रकार के, तो क्या होती है, उसके ऊपर चमक होती है, और एक विशेष प्रकार का क्या होता है, वहां पर रंग होता है। जो धातु होती है, धातु के पास एक विशेष प्रकार का क्या होता है, चमक होती है, और एक विशेष प्रकार का रंग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक लस्टर। जैसे सोना चांदी हो गए, चमकीले होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, धात्विक चमक। तो देखिए धात्विक चमक क्या है, धातुओं की सतह एक विशेष प्रकार की चमक व रंग रखती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटल कोरोजन। मेटल कोरोजन क्या होता है, धातु संक्षारण मीन्स धातु का खराब होना, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में भी। द वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू एनवायरमेंट इफेक्ट, एनवायरमेंट इफेक्ट जैसे धूप, बारिश, पानी, इन सब की वजह से मेटल क्या हो जाती है, जब वीक होनी शुरू हो जाती है। और कब वीक होती है, जब मेटल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, मेटल एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड मेटल कोरोजन।
मेटल का वीक होना ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज नोन एज मेटल कोरोजन, धातु संक्षारण। तो धातु संक्षारण क्या है? पर्यावरणीय प्रभावों के कारण, सामान्यतः ऑक्सीकरण के कारण धातुओं का कमजोर हो जाना ही क्या कहलाता है? धातु संक्षारण कहलाता है। ऑक्सीकरण के कारण धातुओं का कमजोर होना ही क्या कहलाएगा? धातु संक्षारण कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। क्या है ये? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मा चालकता। इलेक्ट्रिकल आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे। थर्मल आएगा तो हम हीट की बात करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक साथ करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ metals due to which they conduct electric current without much electrical resistance is called electrical conductivity। अब यहाँ पे एक वर्ड आया इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। देखिए रेसिस्टेंस क्या होती है? दैट अपोजेस द करंट, जो करंट को रोकती है। तो इसने कहा है कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने में से ना इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे कम से कम रुकावट के साथ, विदाउट मच इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, की रुकावट जो है ना करंट की वो कम से कम हो और मेटल में से करंट पास हो जाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिर है थर्मल कंडक्टिविटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम देयर वन पार्ट टू अदर पार्ट। अब इसमें क्या है? थर्मल में क्या है कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हीट जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इजीली ट्रांसफर हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता। क्या कहेंगे? थर्मल कंडक्टिविटी या फिर ऊष्मा चालकता। नाउ करते हैं हिंदी में। देखिए विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता क्या है? विद्युत चालकता विद्युत से काम करेंगे हम, ऊष्मा चालकता में ऊष्मा से काम किया जाएगा। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे बिना किसी प्रतिरोध विद्युत का चालन करती हैं, विद्युत चालकता कहलाती है। धातुओं का ऐसा गुण जिसके कारण क्या होता है? वे बिना किसी विशेष प्रतिरोध के, प्रतिरोध क्या होता है? रुकावट। धातुओं का ऐसा गुण कि वे बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी रुकावट के विद्युत का चालन करते हैं, तो विद्युत चालकता कहलाता है। और ऊष्मा चालकता क्या है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसमें से ऊष्मा संचारित हो जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या मैं कहूँ एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मेटल से हीट पास हो जाना ही क्या कहलाता है? ऊष्मा चालकता। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आयरन की रोड ले लीजिए आप, उसमें इजीली क्या हो जाएगा? करंट भी पास होगा और आयरन की रोड में से हीट भी इजीली पास हो जाती है। अगर ये आयरन की रोड है, आप यहाँ से इसको गर्म कर रहे हो, तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि ये पूरी रोड गर्म हो जाएगी। तो पूरी रोड गर्म किसकी वजह से? ऊष्मा चालकता की वजह से, थर्मल कंडक्शन की वजह से। उसके बाद आते हैं हमारे केटायंस एंड एनायंस। केटायंस जो ऐसे आयन जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और एनायन ऐसे आयन्स जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे ये क्या है? कैटायन है। सोडियम क्या होगा? कैटायन। और क्लोरीन क्या होगा? एनायन। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हुआ? कैटायन। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हुआ? एनायन। ठीक है, कैटायन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, जैसे Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ये सब क्या है? कैटायंस। और एनायंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक Cl नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद S4 नेगेटिव, तो ये सब क्या है? एनायंस है। कैटायन धनायन, एनायन ऋणायन। उसके बाद है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? नेक्स्ट क्या है हमारा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, द ऑक्साइड विच कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट्स याद रखना, जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है और जो जिंक का ऑक्साइड है, ये दोनों क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, एसिड की तरह भी, बेस की तरह भी, तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है?
ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें हम कहेंगे अभ्यधर्मी ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद बात रही एग्जाम्पल इसका, अभी बताया था आपको Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एल्कली। व्हाट इज एल्कली? एल्कली क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं? ए बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर दैट इज कैन फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा बेस जो एक्वस सॉल्यूशन बना सके उसे हम एल्कली कहेंगे, उसे हम क्षार कहेंगे। जो भी एक्वस सॉल्यूशन बना सके उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। जैसे इसमें ना जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होंगे ना हमारे वो एल्कली कहलाएंगे। फिलहाल के लिए आप बस इतना ही याद रखिए कि जो एल्कली होते हैं वो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं, विलयन आसानी से ये बना पाते हैं। फिर है इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर आपने 8th में भी पढ़ा है। और इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, ज्वलन ताप, ऐसा कम से कम ताप जिस पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ता है। आग पकड़ने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर स्पेसिफाई है हर एक सब्सटेंस का, तो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ना स्टार्ट करता है, शुरू करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। सब्सटेंस के लिए ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पर वो आग पकड़ लेता है, आग पकड़ना शुरू करता है, उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप। यहाँ पे देखिए इग्निशन टेम्परेचर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। फिर उसके बाद है मेटल ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड्स, मेटल का ऑक्साइड और कुछ नहीं होता, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। एग्जाम्पल, सोडियम ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ तो बन गया सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ तो बन गया पोटेशियम का ऑक्साइड। वेरी सिंपल। तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, द ऑक्साइड ऑफ मेटल दैट इज द कंपाउंड ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन ओनली। ऐसा कंपाउंड जिसमें या तो मेटल ही होगा या फिर ऑक्सीजन होगी। जैसे अभी बनाया हमने Na2O, यहाँ पर या तो खाली ये मेटल है या खाली ऑक्सीजन है और कोई तीसरा सब्सटेंस या कंपाउंड तो है ही नहीं। तो मेटल ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड केवल धातु व ऑक्सीजन के यौगिक धातु ऑक्साइड कहलाते हैं। जो धातु और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं वहां पे सिर्फ धातु और ऑक्सीजन ही मिलेगी, उसे हम कहेंगे धातु के ऑक्साइड। फिर उसके बाद है बेसिक मेटल ऑक्साइड। कैसे हैं, बेसिक मेटल ऑक्साइड मीन्स क्षारीय धातु ऑक्साइड। तो नाम से पता लग रहा है मेटल के ऐसे ऑक्साइड जो बेसिक होंगे नेचर में, जो बेसिक कैरेक्टर शो कर रहे होंगे। तो मेटल, द ऑक्साइड ऑफ मेटल विच एग्जिबिट बेसिक कैरेक्टर, जो किसको दर्शाते हैं, बेसिक कैरेक्टर को दर्शाते हैं, क्षारीय प्रकृति को दर्शाते हैं, या फिर जिनकी क्षारीय प्रकृति होती है उसे हम क्या कहेंगे, बेसिक मेटल ऑक्साइड। फिर है उसके बाद न्यूट्रल मेटल ऑक्साइड। न्यूट्रल मेटल ऑक्साइड क्या रहेगा, इन दोनों को एक साथ करेंगे। न्यूट्रल नाम से पता लग रहा है कि ना तो मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा और ना ही मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा। न्यूट्रल का मतलब तो यही है, द मेटल ऑक्साइड विच आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। मेटल का ऐसा ऑक्साइड जो ना तो एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो। यहाँ पे देखिए क्षारीय और उदासीन धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु के वे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। धातु के ऐसे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। और उदासीन धातु के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, धातु ऑक्साइड जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। मीन्स वे कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना तो ये अम्लीय होंगे और ना ही ये क्षारीय होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या फिर इनको हम दूसरा नाम आयनिक कंपाउंड्स भी है। इलेक्ट्रोवैलेंट का दूसरा नाम क्या है, आयनिक कंपाउंड।
आयनिक कंपाउंड है तो नाम से पता लग रहा है आयंस से बनेंगे, और आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले नॉन मेटल होते हैं। मीन्स आयनिक कंपाउंड किससे बनेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स से बनेंगे। तो द कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड फ्रॉम मेटल एंड नॉन मेटल एज रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल, जैसे ये सोडियम है, ये क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिला, NaCl। तो ये कैसा कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, आयन का बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं, और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, या तो आयनिक बॉन्ड आप बोल लीजिए या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में करते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, वे यौगिक जो सामान्यतः धातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं, और क्या होते हैं, वे संयोजी या आयनिक आबंध, आबंध क्या होता है भाई, बॉन्ड, आबंध क्या है, बॉन्ड बनने के कारण बनते हैं। फिर उसके बाद है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। फर्स्ट चैप्टर में कराया था आपको। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। The chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को कम रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस। फॉर एग्जाम्पल Cu प्लस, ये तो एक तो ये रिएक्शन है और एक इसकी उल्टी है, Fe प्लस CuSO4। अब क्वेश्चन आगे, इसमें से बताइए कौन सी रिएक्शन होगी। पहली तो बात, ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन आंसर आ जाएगा, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर क्या आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कॉपर है ना वो आयरन से कम रिएक्टिव है। हाँ, इसी को हम ऐसे करें तो ये रिएक्शन हो जाएगी, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनेगा, FeSO4 और प्लस में क्या हो जाएगा, Cu। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर ये है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों हुई, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर दिया, डिस्प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। हिंदी में भी कर लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण से, उसके कंपाउंड से, उसके साल्ट से क्या कर देगा, अलग कर देगा, तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, जहां पर मेटल्स को अरेंज किया जाता है वर्टिकल ऑर्डर में, और जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती रहती है, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। जैसे जो सबसे ऊपर होगा उसकी ज्यादा, जो सबसे नीचे होगा उसकी कम। ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपको कराऊंगी। फिलहाल आप ऐसे ही याद रखिए कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। धातुओं को उनकी घटती क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना ही रिएक्टिविटी सीरीज है। धातुओं को कैसे अरेंज कर रहे हो, घटती हुई क्रियाशीलता में। फिर उसके बाद है मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स, अब यहाँ पर 3 है, एक है मिनरल, फिर है और उसके बाद गैंग। ये तीनों एक साथ करेंगे हम। मिनरल्स क्या होते हैं, और ये तीनों हैं भी इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिनरल्स क्या हैं, द कंपाउंड्स ऑफ मेटल विच आर नेचुरली अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट। ऐसे यौगिक जो प्राकृतिक रूप से, जो पृथ्वी है ना, जो भूपटटी है उस पर मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरली मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिल रहे हैं, आर्टिफिशियली इंसान का कोई भी रोल उसमें नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं मिनरल्स। फिर है उसके बाद और, द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली एंड प्रॉफिटेबली। ऐसा मिनरल, देखो पहले तो मिनरल होना चाहिए, और मिनरल भी कैसा, ऐसा मिनरल
जिसमें से आप जब धातु निकालोगे ना तो वो आसानी से निकल जाए और आपको फायदा भी हो। मीन्स ऐसा ना हो कि आप उसे प्योर कर रहे हो मिनरल को और उसमें से इम्प्योरिटी ज्यादा निकले और मेटल कम निकले, तब तो फायदा नहीं होगा ना मेहनत करने का। तो ऐसा और जिसमें आप जो मेटल आपको मिलने वाला है ना वो इजिली निकल जाए और उसके बाद वो मेटल जो है प्रॉफिटेबली मीन्स आपको जो है लाभदायक भी वो होना चाहिए। फिर गैंग देखिए क्या होता है, द अनवांटेड अर्थी मैटर रॉक या फिर डस्ट प्रेजेंट अलोंग विद द ओर इज कॉल्ड गैंग। गैंग क्या है, गैंग और कुछ नहीं है, इम्प्योरिटी ही है। क्या होती है ये, इम्प्योरिटी या फिर अधात्री भी बोल सकते हो आप हिंदी में। हिंदी में भी हम इसको गैंग ही कहेंगे वैसे। तो गैंग क्या होती है, अनवांटेड, हम नहीं चाहते, अर्थली मैटर, जैसे मिट्टी हो गई, रेत हो गया, चट्टानों के कण हो गए, धूल मिट्टी के कण हो गए, तो ये सब जो हमारे ओर के साथ मिले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैंग। अगर मैं एक वर्ड में बात करूँ तो गैंग जो है वो इम्प्योरिटी है, ठीक है, अशुद्धियां होती हैं। हिंदी में करते हैं। खनिज क्या है, धातुओं के वे यौगिक जो प्राकृतिक रूप से भूपट्टी में उपलब्ध है। ऐसे यौगिक जो प्राकृतिक नेचुरली हमें कहाँ मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे, भूपट्टी में मिलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। फिर अयस्क क्या होते हैं और क्या होते हैं, वे खनिज जिनसे धातु को सुविधा पूर्वक या लाभदायक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। अयस्क और को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अयस्क मीन्स ऐसे खनिज जिसमें से हम आसानी से और लाभदायक विधि से धातु को प्राप्त कर सकें। और अधात्री या गैंग क्या होते हैं, अयस्क के साथ उपस्थित अवांछित रेत और मिट्टी के पदार्थ। वो आपको अभी बताया था कि रेत और मिट्टी मतलब क्या है, अशुद्धियां। मीन्स अयस्क के साथ जो अशुद्धियां होती हैं, जो इम्प्योरिटी होती हैं, अशुद्धियां हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज ये मैंने आपको जो है हाफ ही कीवर्ड्स कराए हैं इसके लेसन से रिलेटेड, हाफ हम कल करेंगे। आपको अच्छे से जो है इनको रीड करना है, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।